हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरा आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ गणित अध्याय के 3.5 प्रश्नावली से, जो एनसीईआरटी 10th क्लास के हैं। और ये टाइप के एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर हमें ऐसे सवाल बोर्ड के इम्तिहान में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहले इसके कुछ बेस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो बेस में जब हम चर्चा करते हैं तो ये अध्याय चल रहा है हम लोगों का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हमारा ये अध्याय चल रहा है। ठीक, तो इस अध्याय में हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, ठीक, कि इसमें 2 समीकरण होंगे। ठीक है, तो अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें 2 चर राशि होते हैं और उसका अधिकतम घात 1 होता है। बात समझ में आई। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चर राशि होते हैं और उसका अधिकतम घात 1 होता है। जैसे आप इसके व्यापक रूप की चर्चा यदि करें तो इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। ये होता है इसका व्यापक रूप, यानी रैखिक समीकरण नहीं, सॉरी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं किसके, युग्म की। ध्यान से देखना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण 1 नहीं बल्कि 2 है। युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो एक ये हुआ तो एक और होना चाहिए, तो एक और हो जाएगा, तब यह हो गया आपका युग्म। तब यह क्या हो गया आपका, तब यह आपका हो गया युग्म। लेकिन यदि इस कंडीशन में हम इसे रखते हैं तो क्या एक प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमें पता नहीं चल पाएगा कि दोनों ही ए है, बी बी है, सी सी है। तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस समीकरण का वैल्यू कौन सा है। इसलिए इसके लिए इसके मान को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए, बतलाने के लिए 1 और 2 का प्रयोग किया गया है। यानी समीकरण 1 वाले को 1 मान लिया गया है और समीकरण 2 वाले को 2 मान लिया गया है। यानी इसमें 1 यदि डाल दिया जाए तो ये a1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे समीकरण का पहला पद है, तो ये a2 हो गया। ये b1 हो जाएगा तो ये b2 हो जाएगा। ये c1 होगा तो ये c2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यदि इस रैखिक समीकरण की तुलना की जाए। अब बात यह आती है कि इसकी तुलना हम क्यों करेंगे। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे कि रैखिक समीकरण की तुलना करने पर, तो इसकी तुलना हम क्यों करेंगे। तो इसका कारण है कि हम जितने भी बीजगणित में या अलजेब्रा जिसको कहते हैं, जितने भी अलजेब्रा में हम सवाल हल करेंगे उसके 2 तरीके होते हैं, एक ग्राफी विधि, एक बीजगणितीय विधि। एक ग्राफी विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि
और दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। ग्राफी विधि को ही कहा जाता है आलेखीय विधि भी। ठीक, तो ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि में क्या डिफरेंट है? तो ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं, ग्राफ लेके इसका मान निकालते हैं, ठीक है, यानी आलेख खींच के। जबकि बीजगणितीय में हम इसका मान पुट करते हैं, मान रखते हैं, ठीक है। तो चूंकि एक ही सवाल के दो तरीके, दो विधियों से बनाया जाता है, ग्राफी विधि से भी और बीजगणितीय विधि से भी, तो इसका ग्राफी वैल्यू क्या होगा और बीजगणितीय वैल्यू क्या होगा, इसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम इनका तुलना करते हैं, ठीक है। इसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम तुलना करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ लिख दें तुलना करने पर, तो यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो कुछ खास खास कंडीशन आता है, कुछ खास खास शर्त आता है। बस समझ में आया? कुछ खास खास कंडीशन या कुछ मुख्य मुख्य कंडीशन, कुछ मुख्य मुख्य शर्त आता है। तो वो शर्त है क्या? तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है। कहा क्या जाता है, ऐसा गणित का रूल है, ऐसा गणित का मेथड है, या इसे आप जिस तरह से भी समझने का प्रयास कीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा यदि ध्यान दीजिएगा तब। इसका पहला मेथड क्या कहता है कि यदि इसका वैल्यू ए का वैल्यू A1 बटा A2 का वैल्यू बराबर नहीं हो, किसके, B1 और B2 के अनुपात, यानी B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो, यानी ये जितना वैल्यू आता होगा उसका वैल्यू इसके बराबर यदि नहीं होता है, तब ग्राफी विधि में यदि ऐसा सिचुएशन हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाए, इन दोनों में मान देखने के लिए मिल जाए, तो हम जान जाएंगे कि ग्राफी विधि में इसका जो हल होगा वह क्या होगा, वह ग्राफी विधि में इसको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या हुआ, मतलब कि यदि हम इन दोनों के मान का रख के बराबर कर लेते हैं, यदि बराबर नहीं होगा और यदि उसी सवाल को ग्राफी विधि से हल किया जाएगा तो उसमें जो दो आलेख आएंगे, ये दोनों आलेख एक दूसरे को काटेंगे, चाहे जहां पे काट दे, यहाँ पे काट दे या फिर अन्य किसी जगह पे कहीं पे भी काट दे, यहीं पे काट दे, कहीं पे भी काट दे। बात समझ में आए? यदि A1 बटा A2 का वैल्यू B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा तो उसका ग्राफी विधि होगा प्रतिच्छेदी, ठीक। और इसी चीज को बीजगणितीय रूप में क्या कहा जाएगा, तो इसी चीज को बीजगणितीय रूप में कहा जाता है केवल एक हल, या कभी कभी इसी को लिखा जाता है अद्वितीय हल। क्या लिखा जाता है, अद्वितीय हल। बात समझ में आ गया, ठीक। यदि इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस जब आएगा, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस में इसको हम डीपली रूप से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, एक दिन दो दिन, ठीक। क्योंकि ये वीडियो बन रहा है इसलिए यहाँ पे ज्यादा समय लगाना हमको उचित नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हम मुख्य मुख्य बातों में लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। यदि यहाँ पे समझ में नहीं रहेगा तो ऑफलाइन क्लासेज में हम इसको डीपली रूप से चर्चा इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। अब पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, यदि सबका मान बराबर होगा तब ग्राफी विधि में इसका हल क्या होगा। यदि इन सबका मान बराबर होगा तो ग्राफी विधि में इसे कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं इसे, समपाती। समपाती मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखे ना, एक आलेख इधर से गया, एक आलेख इधर से गया, लेकिन समपाती में क्या होगा, समपाती में एक रेखा यदि ये आलेख बनाए आपका, तो दूसरे समीकरण का जब मान रखिएगा, एक समीकरण का मान का ये आलेख आया, जब इसका आप मान रखने के लिए जाएगा तो ये भी इसी रेखा पे कहीं ना कहीं आएगा। तो ऐसे
आलेख को संपाती कहते हैं। बात समझ में आए? ऐसे आलेख को क्या कहते हैं? संपाती। तो ग्राफी विधि में इसे क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। और इसी को बीजगणितीय रूप में, यानी संपाती को ही बीजगणितीय रूप में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संपाती को अपरिमित रूप से अनेक हल। इसे क्या कहते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी जिसे बीजगणितीय विधि में कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल, उसे ही ग्राफी विधि में संपाती कहा जाता है। ठीक है। तीसरा आता है, तीसरा कंडीशन हमें बतलाता है क्या? कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, A1/A2 बराबर B1, यानी A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू बराबर हो, लेकिन B1/B2 और C1/C2 का वैल्यू का बराबर मान नहीं हो, तब ऐसे कंडीशन को कहा जाता है क्या? ऐसे कंडीशन को कहा जाता है समांतर। ग्राफी विधि में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समांतर। ठीक है। और बीजगणितीय रूप में इसे क्या कहा जाता है? कोई हल नहीं। इसे क्या कहा जाता है? कोई हल नहीं। बात समझ में आ गया? इससे रिलेटेड आपको सवाल आता है। ठीक। A1/A2 बराबर नहीं, नॉट B1/B2 को ग्राफी विधि में कहा जाता है प्रतिच्छेदी, बीजगणितीय विधि में कहा जाता है केवल एक हल या अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ग्राफी विधि में इस कंडीशन को कहा जाता है संपाती, और बीजगणितीय विधि में इसे कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा कंडीशन कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2, तो ग्राफी विधि में इसे कहा जाता है समांतर, और बीजगणितीय विधि में कोई हल नहीं। ठीक है। तो हम अभी आपको क्या बोले कि यदि इसके बावजूद भी यहाँ पे चूंकि समय का अभाव होता है और वीडियो बन रहा है तो काफी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो एक ही टॉपिक के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा करना हमको सही नहीं लग रहा है। इसलिए यदि यहाँ पे कोई कमी आ रहा है तो हम ऑफलाइन क्लासेज में इसकी भरपाई कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अब आप कह सकते हैं कि यदि आप ऑफलाइन क्लासेज में शेष डीपली चर्चा करने वाली बात कह रहे हैं तो अभी बतलाने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है, और वो इसी कंडीशन पे आधारित है। इसलिए इसकी चर्चा करना हम मुनासिब समझे और जरूरत समझे, इसीलिए हमने इसकी एक झलक आप लोगों के सामने रख दी है। ठीक। अब चर्चा करते हैं कि वो सवाल कौन सा था जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर देखने के लिए मिलता है, इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल आता है, आइए प्रश्नावली 3.5 में दूसरा, प्रश्नावली 3.5 में एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.5 में दूसरा का पहला है। यहाँ पे कहता है ए और बी के किन मानों के लिए, सवाल क्या कहता है? ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देख लीजिए, यहाँ पे कहता है ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। अब मेरा सवाल क्या कह रहा है? सवाल है 2x + 3y बराबर 7, और दूसरा है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। ये है आपका। ठीक है। अब ये दो समीकरण दिया हुआ है और
कंडीशन हमको कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए और तब ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो हम क्या पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि इनमें A1 और A2 को पहले ज्ञात करना होगा। तो इसकी जब बात करते हैं तो A1 का वैल्यू, क्योंकि ये पहला समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, ये पहला समीकरण है, तो x का जो गुणांक होता है वह A1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2, कोई दिक्कत। ये आ गया आपका क्या B1, B1 आपका आ गया 3 और ये हो गया आपका C1, C1 चूंकि C1 इधर होता है तो इधर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और जब इसको भी इधर लाइएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो बाद में माइनस माइनस कट के वही आ जाएगा। यदि आपको फिर भी दिक्कत लग रहा है तो इसको आप इधर लाके -7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लिखना ही चाहिए, ठीक है। कैसे हो गया बात समझ में आया? यानी इसको आप लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। तो देख लीजिए A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू आ गया 3 और C1 का वैल्यू आ गया -7। बात समझ में आ गया, ठीक। अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। तो A2 बराबर आपका आ गया कितना, A - B, x का गुणांक A - B है, यानी A - B। यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। A2 का वैल्यू हो गया A - B, क्योंकि x का गुणांक जो होता है वही होता है A2। अब ये क्योंकि दूसरा समीकरण है तो B2 हो गया, यानी B2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, A + B, और C2 क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो C2 बराबर आ जाएगा -3A + B - 2। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि ये माइनस कहाँ से आया, तो जिस तरह से इस 7 को हम इधर लाए थे उसी तरह से जब इसको लाएंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको सवाल में कंडीशन कर रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तो अनेक हल होने के लिए क्या निकाय था, इसीलिए हम पहले उसकी चर्चा की है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए निकाय क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये होता है निकाय, ठीक। तो अब रख देते हैं A1 का मान कितना आता है, A1 का मान है 2, यानी आप लिख सकते हैं 2 बटा A - B बराबर B1 तो 3 बटा A + B बराबर C1, यानी -7 बटा -3A + B - 2। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ऊपर में भी यहाँ भी माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही आ गया प्लस वाला, ठीक। अब हमको यदि A और B का वैल्यू निकालना है तो एक बार इसको इससे गुना करना है, एक बार इसको इससे गुना करना है। बात समझ में आया। एक बार x का जो वैल्यू आएगा, A का जो वैल्यू आएगा उसको 1 वाले से गुना करना है, एक बार इसको इधर से गुना करना है, ठीक है। तो करते हैं गुना, तो इधर से गुना करते हैं तो इसी से गुना करते हैं, नीचे से पहले गुना कर लेते हैं। तो 7 गुना A क्या हो जाएगा 7A, माइनस गुना प्लस माइनस 7 गुना B 7B, ठीक है। ध्यान यहाँ रखिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 7B, अब इसका गुना हो जाएगा, गुना हो गया। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं। अब इसको गुना करते हैं ऊपर से, तो 2 गुना 3A 2 तिया 6A, प्लस गुना प्लस प्लस 2 गुना B 2B, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 2 दूनी 4। कोई दिक्कत। अब इसको हल कर देते हैं। 7A, ये A वाला है तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर प्लस तो इधर आके माइनस 6A माइनस 7B, फिर इसको इधर लाए तो माइनस 2B। अब इधर बच गया ये तो बराबर माइनस
4 होगा। अब ये देखिए घट जाएगा, तो 7a में 6a गया तो बच जाएगा a, -7 भी और -2 भी, तो ये समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है, तो हो जाएगा -7 2 9 भी बराबर -4। ये आ गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। इसको तो गुना करते हैं, दूसरा पुनः आ गया क्या 3 गुना 3a, तो 3 तिया 9a। ठीक, अब फिर प्लस गुना प्लस, प्लस 3 गुना b प्लस 3b, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना 2 6 बराबर, अब इधर से गुना कीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस 7 गुना a 7a, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 7 गुना b 7b। ठीक, अब इधर इसको लेते हैं तो 9a इधर लाएंगे तो -7a प्लस 3b, इस 7b को इधर लाएंगे -7b बराबर, इस 6 को उधर ले गए तो -6 तो उधर जाके +6। कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए, 9a में 7a गया 2a प्लस 3b -7b, तो जिसका वैल्यू होता है उसका चिन्ह आता है, तो -7 में 3 गया 4b बराबर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे इसको और निम्नतम पद में ले जाते हैं, तो 2 इसमें भी आता है 2 इसमें भी, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा a - 2b बराबर 6। अब 2 से ये 6 कट जाएगा तो 3 बार में, यानी आपका आ गया a - 2b बराबर 3। इधर गुना करा, इधर ले जाके आप कटा देते तो भाग तो भी यही आता। ये आ गया आपका समीकरण 2। कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर वैल्यू तो आ गया लेकिन चिन्ह एक जैसा है, प्लस इसका भी प्लस इसका भी, तो चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। तो चिन्ह में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, हम तब तक ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। तो चिन्ह में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण में घटाते हैं, या तो पहले को दूसरे में घटा देते हैं या दूसरे को पहले में घटा देते हैं, ये नहीं करते हैं। तो चलिए हम वही करते हैं। ठीक, कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 9b बराबर -4, और दूसरा है a माइनस 2b बराबर 3। घटाने पर चूंकि लिखे हैं यहाँ पे घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बदल गया। अब ये प्लस a ये माइनस a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये -9b ये +2b, तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह आ गया माइनस। 7 में 2 9 में 2 गया तो 7b बराबर, ये भी समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 7, तो b बराबर हो गया -7 बटा -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 में 7 से भाग लगा 1, b का वैल्यू आपका आ गया 1। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू चाहिए, तो a का मान क्या करते हैं निकालने के लिए, b का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो रख देंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस 9b बराबर -4, तो a माइनस 9 गुना b का मान आया है 1, तो b का मान 1 बराबर -4, a माइनस 9 गुना 1 9 बराबर -4, a बराबर -4, इधर से गया -9 तो उधर जाके हो जाएगा +9, तो a बराबर कितना हो गया, 9 में 4 घट गया तो 5, यानी आपका आंसर आ गया a बराबर 5 और b बराबर
1। अब ये मेरा आंसर सही है या नहीं है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो किसी एक समीकरण में इसका मान रख देते हैं, तो रख देते हैं। a का मान 5 घटा 9 गुना 1 9, तो 9 में 5 घटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो -9 में ये 5 घटा तो 4, तो -4 देखिए इधर है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप जब भी क्लास स्टार्ट हो या वीडियो देखें तो आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तभी समझ में आएगा। और तब जब आप नोट कीजिएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार आप बनाइएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, इस टाइप का 2 सवाल है। ठीक, और इन 2 में से एक अक्सर पूछा जाता है, किसी साल पहले वाला तो किसी साल दूसरा सवाल। ठीक, तो इसलिए हम दोनों ही सवाल को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक, ताकि हमें बाद में कोई शिकायत न रहे कि इस सवाल को हम एग्जाम के दौरान छोड़ के आ गए, ऐसा पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो हम इसीलिए इन दोनों सवाल को खास तौर पे आपको बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है के किन मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। यानी अब दूसरा सवाल कहता है के किन मानों के लिए कोई हल नहीं। कहा क्या कर रहा है? कोई हल नहीं। ठीक है, तो सवाल है 3x + y = 1 और दूसरा है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको पता ही है कि a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, c2 क्या होगा, ये सब हमको पता है। तो ले लेते हैं। a1 बराबर कितना होगा? a1 बराबर आ गया x का गुणांक 3 है तो 3। b1 कितना आ गया? y का गुणांक नहीं कुछ तो 1। और c1 कितना आ जाएगा? तो c1 आ जाएगा आपका -1। ठीक, अब a2 बराबर कितना आ जाएगा? a2 x का गुणांक यानी हो जाएगा 2k - 1। b2 कितना हो जाएगा? तो k - 1। और c2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2k + 1 -k। ठीक है, अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि कोई हल नहीं होने के लिए। तो कोई हल नहीं होने के लिए निकाय आपको पता है ना, कोई हल नहीं होने के लिए निकाय आपको पता ही है क्या होता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट c1 बटा c2। तो जो बराबर नहीं है उससे हमको लेना जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको मान चाहिए। तो ये दोनों बराबर है तो इसी का मान रखेंगे ना। तो इसका मान रख दीजिए। a1 का मान है 3 बटा b1 का कितना है 2k - 1 बराबर b1 का मान कितना है? b1 का मान है 1 अब बटा b2 का मान कितना है k - 1। अब इसको बजगुणन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 गुना k 3k प्लस गुना माइनस 3 गुना 1 3 बराबर इधर का गुना हो गया। अब इधर का गुना करते हैं 1 गुना 2k तो 2k माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 1 ना तो कोई दिक्कत। अब इसको इधर लेके आ जाइए, इधर कर देते हैं या 3k इधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -2k बराबर इधर बच गया है -1 और ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 या 3k में 2k घट गया तो आ गया आपका k बराबर 3 में
चूंकि इन दोनों में बड़ा वैल्यू इसका है और चिन्ह विपरीत है तो ये घटेगा, तो 3 है तो प्लस आ जाएगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता, 3 में 1 घटा 2 यानी के बराबर आपका 2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब के का वैल्यू 2 रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं डालते हैं तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।